क्या रहा है सर? यही भी है इसका चलिए ओके, देखते हैं आज का क्लास तो ऐसे निकल जाएगा लग रहा है, इंतजार करते करते। ये बीच बीच में बंद हो जाएगा क्योंकि ये कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि इसको रिस्पांस नहीं मिलता है, रिस्पांस नहीं मिलता तो ऑटो ऑफ हो जाता है, ऑटो पावर ऑफ। हाँ, तो वो मुझे सुनाई पड़ता है कि पावर ऑफ। नया इसका स्पीकर का जो सेटिंग है ना, इसमें जाके अगर कोई किए रहते ना, ये स्पीकर इसका निकालो, स्पीकर ऑन है। बेहोश हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये किसके साथ कनेक्टेड है यार? मैं एक्चुअली इसको इसलिए डिस्कनेक्ट करना चाह रहा था क्योंकि उससे इको हो रहा है ना साउंड में। नेक्स्ट क्लास में जो आएगा उसको परेशानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, आवाज आ रही है? छोड़ो, वीडियो का देखा जाएगा। So in this class, now we have to start one more new topic, that is density of states. So last class में हम लोगों ने डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स पर इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की कोशिश किया था बाय यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। वी हैव डिफरेंट इक्वेशंस एंड
डिफरेंट स्टेट्स, और इस स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट केमिस्ट्री के बेसिस पे होता है, जहाँ पर हम लोग एनर्जी को ध्यान में रखते हैं। तो एनर्जी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट स्टेट्स में होगा। हमने इसको 0 से लेकर के L के बीच का एक बॉक्स साइज, जिसको हम लोगों ने पोटेंशियल कहा था, इसके बेसिस पे कैलकुलेशन किया था। Then we have this K that is equal to this is equal to that is 2 pi by delta as a wave vector. But here in quantum mechanics we have taken this K is equal to n pi by L, where this n can be taken as equal to plus minus 1 2 3 and so on. So this is one dimensional case. अगर हम इसको 3 dimensional case में अगर को जनरलाइज करने की कोशिश करें तो हमारे पास 3 dimensionally kx, ky और kz, जहां पर हम लोग को लिया था दैट इज nx pi by l। अगर ये साइज को हम लोग आइडेंटिकल रखते हैं तो a b l ले सकते हैं। अगर हम 3 डायमेंशनली साइज को अगर कोई डिफरेंट रखते हैं a b c होता है भैया, अगर कोई लेना चाहे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो लेट्स हैव दिस इज pi by a या pi by a, so n pi by l and this is a b c, so this is pi by c, so this will be with plus minus प्लस माइनस साइन। सो ये डिफरेंट के वैल्यूज हैं। एक और टर्म लोगों ने यूज किया था जो मैक्सिमम एनर्जी लेवल है, जहां तक इलेक्ट्रॉन स्पिल होता है, उसको हम लोगों ने कहा था दिस इज फर्मी एनर्जी लेवल, दिस इज फर्मी एनर्जी लेवल, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है दैट इज नोन एज फर्मी एनर्जी। और इसका टेम्परेचर डिपेंडेंट जो टर्म है उसको हम लोगों ने फर्मी ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से लास्ट क्लास में समझने की कोशिश किए थे कि किस प्रकार से फर्मी एनर्जी लेवल के बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसके पहले इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो एक मैक्सिमम लेवल है ना, और यहाँ पर मैं 2-3 चीज और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा। तुम लोग एक टर्म पढ़ते हैं दैट इज द रियल स्पेस और स्पेस। फिजिक्स में स्पेस जैसे एक टर्म यूज किया जाता है दैट इज एक्चुअली द 3 डायमेंशनल स्पेस, और इस 3 डायमेंशनल स्पेस में वी हैव दिस इज x y z। इसको फिर हम लोगों ने रेफरेंस फ्रेम का भी नाम दे दिया था, 11th क्लास में फिजिक्स में इसको पढ़ाया जाता है। सो दिस इज 3 डायमेंशनल स्पेस, स्टार्टिंग 0 से होता है, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। एक्चुअली x y z इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करते हैं। डिफरेंट वेक्टर प्रॉपर्टीज वी कैन डिस्कस विद दिस, बट हियर वी हैव 2 मोर वेक्टर्स। एक मैंने कहा था कि दिस k, इसको हम लोग वेव वेक्टर कहते हैं, ये वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन बताता है। सो वी हैव दिस वेव वेक्टर k। दूसरा हमें ये जो n है, ये जो n टर्म है, इस n को भी एज अ वेक्टर डिनोट किया जाता है हायर लेवल फिजिक्स में। मींस वी हैव दिस स्पेस दैट इज द रियल स्पेस, देन वी विल हैव दिस k स्पेस होगा, इसमें हम इस k को जो डिनोट किया जाएगा दैट विल बी दिस इज kx ky and kz दैट विल सॉल्व। ये k स्पेस हो गया। एक और होता है दैट इज n स्पेस। n स्पेस दिस इज अनदर टर्म यूज्ड, जहां पर ऐसे 3 डायमेंशनल स्पेस होगा, लेकिन ये kx ky और kz की जगह में nx ny nz इस प्रकार से डिनोट किया जाएगा। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। 2 डायमेंशनल अगर होता है, इफ वी हैव दैट 2 डायमेंशनल केस, देन वी हैव दिस 4 क्वाड्रेंट्स, ऐसे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एंड फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में साइन कास, ये दोनों पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, लाइक दैट इज सब मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। वैसे ही अगर वैल्यू हमारे पास ऐसा 3 डायमेंशनल केस है तो हमारे पास 8 ऐसे क्वाड्रेंट फाइंड्स होते हैं। ओके, सो दिस इज सम फंडामेंटल जो एक स्टूडेंट को, फिजिक्स के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को जानना चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस मैक्सिमम हाइट पर जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम लोगों ने EF से डिनोट कर दिया है। तो here at the maximum height this energy is has been denoted as EF for the energy, and corresponding जो वेक्टर होगा that vector is known as KF, corresponding vector this is KF। दोनों के बीच का रिलेशन भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, that energy this is equal to E is equal to P square by 2m। इस सब के साथ थोड़ा-थोड़ा ऐसा करके तुम लोग खेलना करके शुरू कर लोगे तो ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो दिस इज h plus k by 2m, this is that and if I am presenting this as the EF, then I will have this EF is equal to h plus square k square by 2.
और इसी को लेकर हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक बैंड प्लॉट करने की कोशिश किया था और उस ब्लेंड प्लॉट में हमने उसको डिस्क्रीट लिया। लास्ट क्लास में थोड़ा सा प्रैक्टिस किए कि किस तरह से ये डिस्क्रीट प्लॉट बनता है और दोनों के बीच का जो वेव होता है उसको फर्मी एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। ओके, तो ये जो हाईएस्ट लेवल पे जो वेव वेक्टर होगा दैट विल बी, अगर ये 2 डायमेंशनल से पिक्चर बनाने के बजाय इसको हम 3 डायमेंशनल इमेजिन करें तो हमको यहां पर ऐसे एक लाइन खींचने के बजाय हमको इस स्पेस की जरूरत पड़ेगी और इस स्पेस में एक स्फीयर का कंसेप्ट आएगा एंड दिस इज दैट स्फीयर। जिस स्फीयर को नाम दिया जाता है दिस इज नोन एज फर्मी स्फीयर। इसको फर्मी स्फीयर, जिसका रेडियस, द रेडियस ऑफ दिस फर्मी स्फीयर दिस इज एक्चुअली इक्वल टू मींस वो जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां तक है, इससे सरफेस। मतलब ये कह सकते हैं ये जो केएफ पर बनाया है ये केएफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का है, ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का मैंने खींचा हुआ है ऐसे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो ये जो केएफ है ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के साइड से है, सारे डायरेक्शन 3 डायमेंशनल, सेंटर से स्टार्ट किए इस डायरेक्शन इस डायरेक्शन सारे डायरेक्शन पर हम 3 डायमेंशनल इसको ले सकते हैं। तो जो मैक्सिमम जो रेडियस होगा दैट इज केएफ, जहां तक इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो दिस स्फीयर दिस इज नोन एज फर्मी स्फीयर, इसको फर्मी स्फीयर। अब हम किसी एक इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करें या उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो वो डिस्ट्रीब्यूशन किसके किसके बेसिस पर हो रहा है, हमारे पास टर्म्स में दैट इज kx ky kz, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के बेसिस पर। और इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि एक तो नहीं, हम तो मैक्सिमम लेवल हमने बता दिया यहां तक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है बहुत सारे हैं। अब मैं इस बॉक्स के अंदर इस स्फीयर के अंदर एक छोटे से बॉक्स को डिजाइन कर रहा हूं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रॉन के लिए हम उसके एग्जिस्टेंस की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और इसको नाम दे दिया जाएगा दैट इज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। दिस इज एक्चुअली just this will define that density of states. This is the number of states. This is number of states per unit energy. अब डेंसिटी है तो वॉल्यूम को भी हमें लिखना पड़ेगा, so per unit energy per unit volume. Density of स्टेट को डिफाइन किया जाता है, दिस इज द नंबर ऑफ स्टेट्स। ये स्टेट्स कहलाता है, जो यहाँ पे अवेलेबल है ये स्टेट्स कहलाता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के 2 स्टेट्स हैं, एक अपर स्टेट हो गया एक डाउन स्टेट हो गया, इलेक्ट्रॉन के 2 स्टेट्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन के 2 स्टेट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एनर्जी दैट इज नोन एज द डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ये एक्चुअली ये बताता है कि हमारे पास कितने एनर्जी लेवल्स अवेलेबल हैं या फील्ड है अनफील्ड है, दैट इज डिफरेंट। जैसे हम कैलकुलेशन करते जाएंगे सेमीकंडक्टर में और ज्यादा क्लियर होगा। सो दिस इज एक्चुअली द डेंसिटी ऑफ स्टेट मींस दिस इज टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स, अ टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैथमेटिकली अगर हम इसको डिनोट करना चाहें दैट इज इक्वल टू, सो मैथमेटिकली दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट इन डिफरेंट बुक्स, कहीं पर d दिखाया गया है कहीं पे g दिखाया गया है। सो दैट इज c d एज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फंक्शन होगा। This is equal to dN by dt upon total number of available states per unit energy per unit volume. Okay, so mathematically this is defined as dN by dt upon v. अब अगर तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर करने की कोशिश करेंगे तो हमें सबसे पहले d कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद उसको v से। अब इसका एजम्पशन देखिए, इसके कैलकुलेशन एजम्पशंस कैसे हैं। हमने यहां पर इसके अंतर्गत हमारे पास डिफरेंट ऐसे क्यूब्स हो सकते हैं। इसके अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां पर मेरे पास एक और ऐसा क्यूब बॉक्स स्ट्रक्चर हो सकता है, लोकलाइज्ड स्ट्रक्चर। इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हो सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ यहां पर हो सकता है। क्योंकि आप स्पिन और डाउन स्पिन की बात आती है, एक एनर्जी लेवल है, एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहां पर एक बॉक्स साइज को मैं ले रहा हूं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पर, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पर। मतलब इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर इस पर भी स्पेक्ट अंतर्गत हो सकते हैं।
कहने का अर्थ ये है कि हम इस इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विद इन दिस फर्मी स्फीयर। क्यों फर्मी स्फीयर के अंदर कर रहे हैं? क्योंकि इसके बियॉन्ड तो हम इलेक्ट्रॉन को सोच नहीं सकते, इसके बियॉन्ड इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, मैक्सिमम इसी तक होगा। तो इसके अंदर पर यूनिट एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉन पे स्टेट्स होगा, उसको हम फर्मी एनर्जी दैट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहेंगे। ओके, सो कैलकुलेशन में एक छोटे से बॉक्स को लेकर के हम करेंगे और उस छोटे से बॉक्स को लेकर के फिर कैलकुलेशन को जनरलाइज करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस टोटल फर्मी स्फीयर। तो दिस इज द कैलकुलेशन, ये हो गया, नोट कर लिए। दिस इज जी, और इसको चलिए डी से नोट कर लेंगे। दिस इज कैपिटल डी, ओके, हम इसी को ये करके करेंगे। सो दिस इज डी, डेंसिटी ऑफ स्टेट इज इक्वल टू dn by de, वेरिएशन ऑफ n विद एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जब कभी हम लोग डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की जब बात करते हैं मैथमेटिक्स में, तो क्या होता है, दिस n is actually the function of energy, means we are calculating the variation of n with respect to energy per unit volume। हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो अब कैलकुलेशन है, n मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको इससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर वॉल्यूम से डिवाइड करनी पड़ेगी। ये फाइनल कैलकुलेशन मेरे पिक्चर दिमाग में पिक्चराइज हो गया है ना, हमारा कैलकुलेशन ये होगी। नेक्स्ट, अब मैं यहां पर एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट कर रहा हूं। This is a box. Dimensional box कैसा है? This is okay. Try करेंगे dimensional box में। चलिए इसे देखिए शॉर्ट पिक्चर क्रिएट करता हूँ। पिक्चर क्रिएट करते हैं। So first let me design a box. You get that box. इसके अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। This is Ax, this is Ay, and this is Az. Okay, अगर अलग-अलग लेना चाहें तो हम इसको अलग-अलग ले सकते हैं। This is pi by A along x-axis. This is pi by B. And this is pi by C. यहाँ से यहाँ तक इसको ले लें। This is A, this is B, this is A, this is B, this is original box. Okay, so the volume of this box, that will be the volume of this nice box. It's equal to pi by A multiplied by pi by B multiplied by pi by C. So this is equal to pi cube by A multiplied by B by C. And this ABC, ये ABC जो है वो वेक्टर है, लेकिन ये ABC रियल स्पेस का वेक्टर है। मैंने एक रियल स्पेस का भी कंप्यूटर किया था। This is that term, रियल स्पेस है, this is ABC. So this will be equal to pi square by C, pi cube by C, where this A dot B dot C is equal to C is the volume of real space. अब थोड़ा सा गूगल करके देखना कि ये रियल स्पेस क्या होता है। x y z मैंने ले लिया, ये जो kx ky kz जो मैंने लिया है इसको कहा जाता है दिस इज व्हाट वी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल स्पेस। रेसिप्रोकल स्पेस जहां पर जो डायमेंशनली जो वैल्यू लिया जाता है वो डिनोमिनेटर में abc रहता है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रियल स्पेस। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है फिजिक्स को ज्यादा अच्छे से इंटरप्रेट करने के लिए, क्योंकि जब हम क्वांटम थ्योरी यूज करते हैं ये आता क्यों है, पहले ही बात है कि रेसिप्रोकल स्पेस की जरूरत क्यों पड़ती है। हम लोगों ने k is equal to pi by lambda, जब हम मैकेनिकल का कांसेप्ट लेते हैं तो ये k टर्म दिया जाता है, इन दिस k is equal to 2 pi by lambda। लैम्डा जो लेंथ वाला जो स्पेस है वो डिनोमिनेटर में है। तो जो क्रिस्टल जो हम लोग डिजाइन करते हैं, जो क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं, ये क्रिस्टल यहाँ पर लेटेस्ट मशीन की बात आती है, दिस इज द रियल स्पेस। एबीसी अगर ले रहे हैं तो रियल स्पेस ले रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हमें जरूरत पड़ती है इसको डिनोमिनेटर में लेने की, इसलिए रेसिप्रोकल लेटिस का कांसेप्ट आता है।
सो हर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अपना एक रेसिप्रोकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। हालांकि तुमकी क्रिस्टल फिजिक्स हम ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट मैं एक ग्लिम्स एक आइडिया दे देता हूं, है ना। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गूगल, बुक्स में दिए रहते हैं। और जनरली ये जो कंसेप्ट आता है, ये रेसिप्रोकल स्पेस, बैंड, ये सारी चीज के बाद में आता है। तो ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं बना सकते करके इसको हटा दिया गया, अदरवाइज यू शुड नो अबाउट द रेसिप्रोकल स्पेस। सो द वॉल्यूम इज नाउ पाई क्यूब बाय v। अब इसको मैं रख रहा हूं किसके अंदर, एक फर्मी स्फीयर के अंदर रख रहा हूं। तो द रेडियस ऑफ दिस फर्मी स्फीयर, दिस इज प्लेन विच वी हैव, उसके ऊपर मैंने फर्मी स्फीयर को डिजाइन कर दिया। So the volume of Fermi sphere will be the volume of Fermi sphere is equal to हेलो। बाकी लोग को समझ में आ रहा है ना? थोड़ा कमेंट्स वगैरह करके देख देना भाई, हम पता तो चले कि तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज मेरे तक तो आज कोई नहीं रहा है। सो द वॉल्यूम ऑफ फर्मी स्फीयर विल बी जस्ट स्फीयर, इस तरह का फार्मूला में लगाना पड़ेगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई बाय 3 क्या होता है 4 पाई बाय 3 पाई आर क्यूब। 4 by 3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज kf क्यूब। तो वॉल्यूम जस्ट, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने, इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर ऐसे छोटे कितने बॉक्स रह सकते हैं जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स है, या मैक्सिमम 2 स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ओके, सो द नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, वो जो डिफरेंट जो लाइंस खींच रहा था ना, है ना, वो टोटल कितने हो सकते हैं, दिस इज दैट n, इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ फर्मी स्फीयर, ये बड़ा स्फीयर का वॉल्यूम अपन ऐसे छोटे-छोटे कितने क्यूबिक ऐसे डिफरेंट बॉक्स जो है वो इस स्फीयर के अंतर्गत आ सकते हैं, उसका वॉल्यूम अपन the volume of सिंगल स्टेट, इसको कहा जाता है सिंगल स्टेट्स। एक बॉक्स अगर ले रहा हूं तो सिंगल स्टेट्स। एंड नाउ मैं यहां पर 2 टर्म और यूज कर रहा हूं। द फर्स्ट वन इज, ये लिख लिया है, मैंने इसको नोट करके रखा है, इक्वेशन 1 आई विल यूज हियर। सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि हर लेवल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, अप स्पिन वाला और एक डाउन स्पिन वाला। तो 2 स्पिन को मुझे काउंट करनी है, सो 2 स्टेट्स का पेयर, दिस n इज व्हाट, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, है ना। तो ये कितने बॉक्स होंगे, ये हो गया एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 स्टेट्स हो सकते हैं, इसलिए इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके साथ-साथ इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1/8, एंड दिस 1/8, ये जो एक एडिशनल टर्म आता है वो इसलिए आता है क्योंकि मैं इसके पॉजिटिव रिजल्ट को लेती हूं, पॉजिटिव पार्ट को, नेगेटिव पार्ट इसको नहीं लेना। मैंने अभी भी कहा कि जैसे हमारे पास 4 डायमेंशनल लेवल पर होता है, तो ये पॉजिटिव पार्ट होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव 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 एंड दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, ये 4 पार्ट्स होते हैं। हमें रियल स्पेस में बात करनी है, पॉजिटिव टर्म्स में बात करनी है, वी हैव टू टेक दिस इज पॉजिटिव टर्म्स। सो दिस इज जस्ट 1/4 कोऑर्डिनेट, साइन साइन जहां पर पॉजिटिव होता है। वैसे 3 डायमेंशनल केस में हमारे पास nx ny और nz है। This nx is corresponding to kx, ny is corresponding to ky, nz is corresponding to kz, इसमें x y z। This will be with, this is with plus minus, this is with plus minus, this is with plus minus and the combination of this। Okay, तो हमारे पास टोटल 8 स्टेट्स होते हैं। ये 4 हुआ था, इस डायरेक्शन पे 4 और इस डायरेक्शन पे 4, ऐसा मान के चलो 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में 4 होता है ना, तो 2 डायमेंशन जस्ट प्लेनर, अब प्लेनर के इस डायरेक्शन में 4 ले लो, उस डायरेक्शन में 4,
टोटल हो गया 8। 8 में से मैं सिर्फ पॉजिटिव पार्ट को अगर कोई लूंगा, पॉजिटिव पार्ट में तीनों पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। सो दैट विल बी 1/8 द पार्ट ऑफ दिस द स्फीयर। मैं इस स्फीयर का सिर्फ 1/8 पार्ट का यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे पॉजिटिव टर्म्स को लेना है, इन पॉजिटिव टर्म्स। दैट्स व्हाई दिस 1.8 टर्म इज यूज्ड। Okay, now put the value. The volume of this permeation is 4π/3 kF cube multiplied by 2 multiplied by 1.8 upon the volume of the single state, that is equal to what was that? That is pi cube by 3. Calculate करो कितना आता है इसमें। क्या? हाँ, कंफ्यूजिंग है। अगर तुम ध्यान से नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा इसमें। कंफ्यूजिंग नहीं, मैथमेटिक्स अगर वो थोड़ा एक दो बार क्लियर हो गया, जैसे डेंसिटी ऑफ स्टेट होता क्या है, हमको उससे थोड़ा केमिस्ट्री में मैंने बताया नहीं क्लास में, मुझे केमिस्ट्री भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, फिजिक्स भी ध्यान में रखनी पड़ेगी और मैथमेटिक्स भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना। अभी क्या हो रहा है कि 2 डायमेंशनल चीज को हम लोग 3 डायमेंशनली इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में लोग 2 डायमेंशनल काम खत्म कर दिया ऐसा करके, लेकिन अगर कोई जो रियल क्रिस्टल होगा, रियल वर्ल्ड के जो क्रिस्टल्स होंगे, उस क्रिस्टल को हम लोग 3 डायमेंशनल लेंगे ना, सेमीकंडक्टर ले, सॉलिड ले, कुछ भी ले। तो जो कैलकुलेशन हम अगर कोई करना चाहेंगे तो उसको 3 डायमेंशनली सोचना पड़ेगा। अगर 3 डायमेंशनल अगर हम सोच रहे हैं तो हमको उस रियल स्पेस के बारे में, हमको स्पेस के बारे में सोचना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैथमेटिक्स देखते हैं, फिर इसको सेमीकंडक्टर के केस में लेना है, इसमें मैक्सिमम डेरिवेशन आता है ना। तो ये डेरिवेशन को क्लियर होनी चाहिए। चलिए इसको क्रिएट करना होगा। So this is so this can be cancelled. तो एक पाई स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, p पर आ जाएगा। So this will be equal to 1/3 c multiplied by kf cube और क्या बच गया अपॉन पाई स्क्वायर। Is it? Solvent for kf और उसको ef के लिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो kf equal to, so this we have this n is equal to 1/3 kf cube by pi square. So kf is cube is equal to 3 pi square l upon c. So this kf is equal to 3 pi square n by c 1/3. Now you can calculate that Fermi energy, that EF is equal to h cross square kf square by 2m. So that energy EF will be equal to, so this EF is equal to, put the value of this kf here. So this is h cross square by 2m multiplied by, this is 3 pi square m by c. 2/3. Somewhere this n by c is taken to the density of electrons. This EF and the density is h by 2m 3 pi square m. कौन बाहर निकल गया? अरे तो कैमरे से बाहर हो गए थे। क्या इस चैप्टर में कितना पढ़ा है? इस चैप्टर का कितना पढ़ा है? 20 मार्क्स का है हर यूनिट। इसमें सॉलिड है, 2-3 अगर डेरिवेशन तुमको अगर सॉलिड आ गया, हाँ, एक दो बार अगर तुमने इसको प्रैक्टिस करोगे तुमको आ जाएगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। हाँ, पहले से घबरा गए तो फिजिक्स समझ में नहीं आती। इतना बड़ा क्या भाई? अभी चूंकि मैंने इसको सिर्फ डिस्कशन करने के लिए यूज किया था, करके ये सारा चीज हो गया। अदरवाइज अगर कोई डेरिवेशन में किया जाए तो 3-4 चीज है। एक है तुमको डेंसिटी ऑफ स्टेट का डेफिनेशन, दिस इज द फिजिक्स। क्या चीज? नहीं, मतलब फिजिक्स लिखने मतलब ये कि यू हैव टू राइट द डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद फिर क्या है कि तुमको n के लिए लेना पड़ेगा। n की वैल्यू जो है उसको हम किस ढंग से ले रहे हैं उसको तुमको समझानी पड़ेगी। Why you are taking 1/8? Why you are taking that 2? So that 2 is corresponding to 2 states of electron. 1/8 because we are considering positive octane of the sphere only.
इसको ऑक्टेन कहा जाता है। तो पॉजिटिव ऑक्टेन आप इस पर ओनली कैलकुलेशन करके रख दिए। तो पहले एक वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ दैट स्मॉल बॉक्स एंड द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर, उससे उसको डिवाइड करना है, तो 2 और 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, वो तुम्हारा टर्म आ गया n। उसको अगर बाय तुमको एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो तुमको केस के लिए सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी कभी-कभी पूछा जाता है कैलकुलेट दिस फर्मी एनर्जी, तो फर्मी एनर्जी इज दिस। लेकिन हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए तो हमको वही n की जरूरत है, उसी n को हमें एनर्जी के टर्म में लिखना है। So okay, so we have this relation which we have to use to calculate the energy. So n is equal to, so ये first number, so this n and third c multiplied by af cube by pi square, where kf can be written as equal to the root of 2m by h square। ये होता है इज इक्वल टू दैट एक हम लोग ये मान के चलते हैं ना श्रोडिंगर इक्वेशन, रिमेंबर दिस 2m by h square, या दैट k is equal to h square k square by 2m, ये रिलेशन है हमारे पास। इसी को k is equal to 2m by h square। ई को हम लोगों ने अभी वेरिएबल रखा हुआ है, नॉट फिक्स। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू होता है ऑन द सरफेस, दैट इज फर्मी एनर्जी है। सो इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, तो दैट विल बी इक्वल टू m is equal to 1 by 3c। नाउ पुट this is 2m by h plus multiplied by 3 by 2 and pi square is here। अगर ये n आ गया, इस बार तुमको इसको डिफरेंशिएट करनी है। क्यों? बिकॉज़ इन द डेफिनेशन व्हाट मींस दैट दिस इज द डेफिनेशन, आपको e से इसको डिफरेंशिएट करनी है और b से डिवाइड करनी है, तो जो वैल्यू आएगा दैट वैल्यू विल बी डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। चलिए डिफरेंशिएट करें। दिस इज dn by dt, डिफरेंशिएट करो जल्दी बताओ मुझे। So this is phi by 3 pi square पहले इस पावर का करना पड़ेगा, ये कांस्टेंट हो गया 2m by h square, ये कांस्टेंट है। सो दिस इज 2m by h square, इसको मैं ले लेता हूं दैट इज 3 by 2, ये कांस्टेंट हो गया। इसको डिफरेंशिएट करनी है e to the power 3 by 2, कितना हो जाएगा 3 by 2 multiplied by e हाफ, ठीक है ना? मेरा मैथमेटिक्स ठीक है। So this is that dn by dt। So density of state will be, therefore density of state dE is equal to, ये 3 कैंसिल हो गया, so this is half phi by pi square, this is 2m h square 3 by 2 multiplied by root of e by phi। देखो करना है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, एक ही कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद फिर हम क्या करना है, एक 3 by 2 है, तो जहां पे h स्क्वायर को भी h क्रॉस को भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो h क्यूब के टर्म यहां पर आ जाए, pi स्क्वायर तो हमारे पास है, तो इसको बहुत डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट is equal to 1 by 2 pi r square h plus cube multiplied by 2m 3 by 2 root of
अब अगर कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कहीं पे किया गया होगा तो हम सभी कोई मिस्टेक को रिजेक्ट नहीं है ना, उसको कैलकुलेट करके देखो, उस पे भरोसा मत करो क्योंकि दिमाग से कुछ चल रहा है, कहीं पर कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है, सारे टर्म हमने लिया है, इंक्लूड किया, जल्दी से उतारो। उसके बाद फिर मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, बट जस्ट हम लोगों ने इसमें क्या क्या स्टेप किया, एकदम स्पीड के साथ इसको डेरिवेशन करता है ना, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि उसमें हम लोगों ने क्या क्या किया है। पहली बार तो मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इसको एकदम स्पीड के साथ, कितने मिनट का है, उसके से 4 या 5 नंबर का डेरिवेशन आता है। देखने में लग रहा है बहुत भारी करता हूं, लेकिन ये उतना भारी नहीं है। 2 पेज हो गया हो गया यहाँ तक। चलिए एक बार मैं एकदम फास्ट इसको ड्राइव कर रहा हूँ, है ना, कहाँ से क्या क्या करना है, कैसे करना है, दैट्स इट। सो इन ऑर्डर टू टेक, सबसे पहले हमको इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। सो मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, so this is dE density of state. Mathematically it is defined as this is dN by dt by v. This is number 1. This is the definition. Definition लिखना पड़ेगा, statement लिखना पड़ेगा, what is the density of state. This is that number of available states per unit energy per unit volume. This is the definition. Mathematically one can write this dE, notations may be different in different books. So एक notation use करो, there is no problem. So this is that definition. अब इसमें हमको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ये रखनी है। n कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा मैंने बॉक्स लिया, इस बॉक्स में इमेजिन किया दिस इज kx ky and kz, ये k स्पेस है, रेसिप्रोकल रिलेटिव्स, दिस विल बी pi by a, this is pi by b, this is pi by c. So the volume of this will be v is equal to pi by a multiplied by pi by b multiplied by pi by c. इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया, that will be equal to pi cube multiplied by abc, which is equal to pi cube by v. This v is actually the volume of real space. Remember this, because this is abc and this abc is corresponding to real space. ये पहला टर्म हो गया इस बॉक्स का। अब इसी तरह बहुत सारे बॉक्स जो है उस फर्मी स्क्वायर के अंतर्गत है। And so we have to take that Fermi sphere, the Fermi sphere of this KF, KF radius का Fermi sphere है। इसकी जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की एनर्जी जो है वो ये के बराबर होगा, जिसको फर्मी एनर्जी कहा जाएगा। इसको फर्मी सरफेस कहते हैं, नाम इसमें फर्मी सरफेस कहते हैं। दिस इज द फर्मी स्फीयर। इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, so that will be equal to that v prime is equal to 4 pi by 3 kf cube। ये निकाल दिए, दोनों को वॉल्यूम कैलकुलेट किया। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद n कैलकुलेट करके तुम्हें क्या करना है, दिस n is actually the total number of available states। इसमें पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एनर्जी जैसे कोई टर्म नहीं है, दिस इज द कंप्लीट नंबर ऑफ स्टेट्स, available states। so this is equal to the volume of this big sphere upon the volume of such small box। और ये स्मॉल बॉक्स को हम लोग कहां पे ले रहे हैं, एक स्मॉल बॉक्स में हम लोग 2 स्टेट ले रहे हैं और इस स्मॉल बॉक्स को हम सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेन के अंदर रख ले रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव ऑक्टेन के अंदर। दैट्स व्हाई दिस इज v प्राइम बाय v, दिस वन मैं इसको सॉरी इसको मैं लिखता हूं v1, इसको लिखता हूं। सो दिस इज v2 बाय v1 और स्फीयर का वॉल्यूम अपॉन द स्फीयर ऑफ दिस स्मॉल बॉक्स multiplied by 2 because we are considering 2 states per level, multiplied by 1/8 because we are considering 1 octet, positive octet, and you have to write why you are writing 1/8. So because we have this kx, ky, kz, this is equal to ny by a, this is ny by b, so this is nx like that, ny, nz ऐसा लिख सकते हो। Where this nx is equal to plus minus this ny that is equal to plus minus nz that is equal to plus minus। इसमें सबसे किस प्लस को लेंगे, means we are taking that nx, ny, nz and only plus इसके 8 कंपोजिशन होंगे, 8 कंपोनेंट होंगे, इसलिए दिस इज 1/8। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, n की वैल्यू आ जाएगा। n की वैल्यू आने के बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, किसके लिए, kf के लिए सॉल्व कर रहे हैं, y का वैल्यू पर a because we have to calculate this df। कभी-कभी हमको फर्मी सरफेस में टोटल कितनी एनर्जी हो सकती है आउटर सरफेस में,
we have to calculate. So this EF is equal to h plus square EF square by 2. ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, हमारे पास आ गया एनर्जी। ओके, ये एक कैलकुलेशन है, लेकिन हमको कैलकुलेट करना है दिस, इसलिए जो n की वैल्यू जो आई रहेगी के टर्म में, वहां पर उसको हमें एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। एनर्जी सब वेरिएबल, ये तो फिक्स हो गया। अगर के ef लिख दिए मतलब कांस्टेंट एनर्जी हो गया, फर्मी सरफेस के ऊपर में जितना एनर्जी दैट इज कांस्टेंट, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम, उस के को एनर्जी के वेरिएबल्स में करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऐसे लेवल्स हैं। सो जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो k के टर्म में रहेगा, उस k के टर्म वाले एनर्जी को हम पहले एनर्जी के टर्म में लिखेंगे। सो व्हाट वी हैव टू यूज दैट सिंस वी हैव दिस k इक्वल टू रूट ऑफ 2m by h स्क्वायर, इस वैल्यू को हमें पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है या भूल जाए कि क्या होना है, लेकिन चूंकि ये ध्यान में रखना यहाँ पे एनर्जी टर्म में चाहिए ना, बगैर एनर्जी टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होना है, वो हमारी डिमांड है, एनर्जी को मैथमेटिक्स की डिमांड है। तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। एनर्जी का टर्म ये टर्म डिफरेंशिएट के v से डिवाइड के, जैसे v से डिवाइड किए हमारे पास वो फाइनल जो रिजल्ट लाया है वो रिजल्ट आ गया। इतना सिंपल सा है, ये लड़की घबरा जाती है तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है, बस ये है थोड़ा देखने में ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है इसलिए। हाँ, थोड़ा सा रूट और स्क्वायर रूट डिफरेंशिएशन ऐसे जब होता है ना, वो इसलिए क्योंकि देखने से लगता है, एक बार जब से करना शुरू करोगे ना तो सिंपल हो जाता है भाई। ओके, सो चलिए भाई अटेंडेंस वगैरह जिसको देना है दे डालो, है ना। कल हम माइक को भी अपन कान को भी सेट करने की कोशिश करेंगे। मतलब लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज, कम से कम अटेंडेंस तो देना शुरू कर दिया टाइमली। नहीं किया क्या अभी तक मैं? अरे यार